Assalamu alaikum. My name is Dr. Mahvish Chandu, and today we will discuss about the sexually transmitted disease. As you all know that sexually transmitted disease cover a wide spectrum of diseases caused by different organisms, and we have classified these organisms into groups. Like bacteria, some bacteria are responsible for causing the sexually transmitted disease, like Neisseria gonorrhea, well known for causing pelvic inflammatory disease. Another organism, the Treponema pallidum, causes syphilis. Likewise, the Chlamydia trachomatis causes lymphogranuloma venerum and the pelvic inflammatory disease. When we talk about the pelvic inflammatory disease, this is a type of condition. एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है कहाँ पेल्विक ऑर्गन की, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म से हो सकते हैं। जैसे कि हमने पहले बात करी कि निजेरिया गोनोरिया भी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज करा रहा है, इसी तरह से क्लेमाइडिया ट्रैकोमाटिस भी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज करा रहा है। इसी तरह से हेमोफिलस डुक्री जो क्या करवा रहा है, शैंक्रोइड करवा रहा है। ये लीजन की एक टाइप होती है, जैसे हमने कहा है। डोनोवेनोसिस ग्रेनुलोमा इंग्वेनिल करा रहा है। इसके इसी तरह से जो एक और ऑर्गेनिज्म है कैलिमेटोबैक्टीरियम ग्रेनुलोमेटिस, ये क्या करवा रहा है, डोनोवेनोसिस करवा रहा है। जिस तरह से बैक्टीरिया ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज करा सकते हैं, इसी तरह से काफ़ी वेल नोन वायरसेस जो हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए। फॉर एग्जांपल हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 एंड हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2 जो क्या करवाता है, जेनाइटल वॉर्ड्स, या जिसे हम क्या कहते हैं, हर्पीज जेनाइटलिस करवाते हैं। हर्पीज जेनाइटलिस, जब हम हर्पीज सिम्प्लेक्स की बात करते हैं तो एक तो हर्पीज इन्फेक्शन जो ओरली होता है, जो कि आपको बकल कैविटी में, और एक होता है इसका जेनाइटल इन्फेक्शन। ये दोनों स्ट्रेन्स हैं, ये जो है वो पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल होती हैं जेनाइटल इन्फेक्शन कराने के लिए, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कराने के लिए। इसी तरह से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वेल नोन फॉर द जेनेटल एंड एनल वॉर्ड्स, हैंगिंग टाइप के, या जिस तरह से आपके फंगल ग्रोथ होती है, इस तरह से आपको वहाँ पे मशरूम लाइक अपीयरेंस के वॉर्ड्स होंगे। कुछ हैंगिंग हो सकते हैं, कुछ जो है वो वेलवेट टाइप के होंगे, डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी वायरस, इसी तरह से ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस जो क्या होता है, वेल नोन कंडीशन द ऑटो इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। मोलास्कम कंटेजियोसम वायरस जो क्या करवाता है, शाइनी लीजन्स कराता है। प्रोटोजोअल एजेंट की अगर हम बात करें तो ट्रैकोमोनालिस वेजाइनलिस जो है वो वेल नोन है फॉर कॉजिंग वेजिनाइटस, वजाइना की इन्फ्लामेशन करवाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेजिनाइटस कहते हैं। इसी तरह से कैंडिडा अल्बिकेन, जिसे हम कैंडिडियासिस भी कहते हैं, ये भी वेजिनाइटस कराता है। एक्टोपैरासाइट में हमारे पास जो वेल नोन है वो क्या है, स्केबीज। जहाँ पे भी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस पुअर हैं, हाइजीन जो है, हेल्थ जो वो पुअर है, ओवर क्राउडिंग है, वहाँ पे स्केबीज बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये स्प्रेड करता है। अगर तो ये जो पार्टनर होंगे सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ अगर उनको हो जाती है स्केबीज, तो क्या होगा, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर के अंदर वो ट्रांसफ़र होगी। अगर हम साइज़ की बात करें, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। जैसे कि हम ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस की बात करें तो वो 4 मिलियंथ ऑफ एन इंच इतना छोटा होता है। इसी तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं कि डिफरेंट साइजेस हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की। अब हमने क्या किया है कि जो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उनको हमने 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। पहले हमने अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन करी थी, अब हमने कॉमन और लेस कॉमन के अंदर हमने इसको क्लासीफाई कर दिया, और हम आगे चल के थोड़ा बहुत इन हर डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉमन सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इंक्लूड क्लेमाइडिया, टॉप ऑफ द लिस्ट, गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी, हर्पीज, एचआईवी एड्स, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, सिफिलिस एंड ट्राइकोमोनियासिस। और लेस कॉमन सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर बैक्टीरियल वेजिनोसिस, शैंक्रोइड, ग्रेनुलोमा इंग्वेनिल, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनरम, मोलस्कम कंटेजियोसम, म्यूकोप्रियलेंट सेविसाइटस एंड नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस। नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस पिक्चर जो है वो आपको गोनोरिया की तरह लगेगी, लेकिन इसमें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो गोनोरिया नहीं होगा। Let's talk about little bit several diseases like chlamydia. Chlamydia is a very dangerous STD as it is usually has no symptom. अब जब हम सेक्चुअली ट्रांसमिटेड की डिजीज़ की बात करते हैं, आपके पास अगर कोई भी पेशेंट आएगा तो आपको ये नहीं बताएगा कि मतलब क्या है या क्या नहीं, वो आपको साइन सिम्टम्स बताएगा। जितनी भी ये डिजीज़ हैं समवॉट एक दूसरे के साथ रिजेम्बलेंस रखती हैं, और कोई ना कोई इनका जो है डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट होता है जिसके ऊपर आप इनको
डायग्नोज करेंगे। ज़्यादातर जो क्या है, जब आप उनकी एग्जामिनेशन करेंगे, जब भी पेशेंट आया है आपके पास, और अगर आप एग्जामिनेशन उसकी कर सकते हैं उसकी परमिशन के बाद, तो आप उसके डिस्चार्ज के कलर के ऊपर इचिंग है या नहीं है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है या नहीं है, कलर ऑफ द डिस्चार्ज क्या है, कोई उसका पर्टिकुलर रीजन, जैसे कि हर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अंदर वॉटी अपेयरेंस होती है, इन सब चीज़ों को देख के भी आप क्लासीफाई कर सकते हैं। और फर्दर कंफर्मेशन ऑफ द क्लासिफिकेशन के लिए या डायग्नोसिस के लिए आप क्या करेंगे, लैब डायग्नोसिस कराएंगे, उसके बाद आप इनको कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर क्लेमाइडिया की बात करें, तो क्लेमाइडिया जो है वो वेरी डेंजरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, क्योंकि इसके अंदर इनिशियली कोई साइन सिम्टम नहीं होता। 75% of the infected women and 25% of the infected men have no symptom at all। ज़्यादातर को क्या होगा कि सिम्टम्स ही नहीं होगा, लेकिन वो क्लेमाइडिया से सफ़र कर रहे होंगे, और हमें कब पता चलेगा, जबकि कोई सीरियस सीक्वेली उसकी डेवलप हो चुकी होगी। इसी तरह से गनोरिया, गनोरिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट रिपोर्टेड एसटीडी। 40% ऑफ इट्स विक्टिम कंट्रैक्ट पीआईडी इफ नॉट ट्रीटेड, एंड इट कैन कॉज स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी क्या होगा कि फिब्रोसिस हो जाएगा, जो भी फेलोपियन ट्यूब्स हैं, या हम अगर मेल जेनाइटल की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, फिब्रोसिस हो जाता है, जो उसकी फेलोपियन ट्यूब्स हैं वहाँ के सीलिया जो हैं वो डेड हो जाते हैं, और उसके बाद क्या हो जाता है कि इनफर्टिलिटी हो जाती है। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी, अ वैक्सीन एग्जिस्ट बट देयर इज़ नो क्योर। हेपेटाइटिस बी के लिए हम वैक्सीन तो करा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो जाता है, तो फिर उसके लिए कोई प्रॉपर ऐसी मेडिसिन नहीं है जो कि उसको फॉर लॉन्ग जो है लाइफ क्योर दे सके। फिर हम उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दे सकते हैं, एंड कैन कॉज कैंसर ऑफ द लिवर। अगर इसको अनट्रीटेड रहे तो ये आगे चल के कार्सिनोमा के अंदर डेवलप हो सकता है। अगर हम हर्पीज़ की बात करें, पेनफुल एंड एपिसोडिक, कैन बी ट्रीटेड बट देयर इज़ नो क्योर। इसकी ट्रीटमेंट तो है, लेकिन हम इससे बच नहीं सकते। इसमें क्या होता है, पेनफुल ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, जैसे छाले होते हैं ना, इस तरह के पेनफुल ब्लिस्टर बन जाते हैं। और खास बात क्या होती है कि जो अगर ये हेर्पीज जुस्टर है, तो जो नर्व एंडिंग इसके अंदर इन्वॉल्व है, कोई भी एक नर्व जो कि उस एरिया को, सुपरफिशियल स्किन को या एरिया को सप्लाई कर रही है, ब्लिस्टर सिर्फ और सिर्फ उस एरिया के अंदर होंगे, और ये ब्लिस्टर्स जो होंगे ये पेनफुल होंगे। HIV/AIDS first recognized in 1984. AIDS is the sixth leading cause of death among young men and women. The virus is fatal, involving a long painful death. अब क्या है कि ये इनिशियल स्टेजेस के अंदर HIV अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसे पता नहीं चलेगा कि ही इज़ हार्बरिंग HIV वायरस, लेकिन जब तक इसकी सिक्योरली बने, जब तक इसके अंदर साइन सिम्टम्स आए, और जब ये फुल ब्लोन पिक्चर हो जाती है, तब हम इसे कहते हैं कि ये ऑटो अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। और फिर उस पर हम इसके अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्कुल तबाह हो जाता है, और फिर जो भी छोटे मोटे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, डेथ उन्हीं की वजह से होती है कि जो इंडिविजुअल है, जो पेशेंट है, उनसे सर्वाइव नहीं कर सकता, और एट लास्ट जो है वो बहुत पेनफुल डेथ होती है। Human papilloma virus and genital warts, the most common STD, 33% of all women have the viruses, which can cause cervical or penile cancer and genital pain। क्या होगा, पहले वार्ड्स बनेंगे, और फिर वही जाके सर्विस के अंदर या पेनाइल के अंदर कार्सिनोमा डेवलप करेंगे, और इसकी वजह से जेनिटल पेन होगा। सिफिलिस इफ अनट्रीटेड कैन लीड टू सीरियस डैमेज ऑफ द ब्रेन और हार्ट। अब सिफिलिस में ये होता है कि अकॉर्डिंग टू द ग्रेडिंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये मल्टीपल डिस्टेंट ऑर्गन्स को, वो ये कहाँ पर है, जेनाइटल एरिया के अंदर, लेकिन इसका स्प्रेड जो है वो कहाँ होगा, डिस्टल ऑर्गन्स के अंदर, और ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के अंदर चला जाता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा डेंजरस, अगर ये ट्रीट ना किया जाए एट अर्ली स्टेजेस, बहुत डेंजरस सीक्वेली के अंदर डेवलप हो जाता है। ट्राइकोमोनियासिस कैन कॉज फोम्योजेनल डिस्चार्ज। जैसे मैंने पहले बात करी थी कि हर डिजीज़ के अंदर, हर जो भी ऑर्गेनिज्म डिजीज़ करवा रहे हैं, उनमें क्या होगा कि जो उसकी अपीयरेंस होगी वो समवॉट एक दूसरे से डिफरेंस और डायग्नोस्टिक होगी। जैसे कि हम ट्राइकोमोनासिस की बात कर रहे हैं, तो फोम्योजेनल डिस्चार्ज, जिस तरह से आप कोई शेविंग फोम या कोई और आपने फोम देखा होगा, बिल्कुल उस तरह से फोमी सा डिस्चार्ज होता है, और नो सिम्टम एट ऑल, या कोई सिम्टम नहीं होगा। कैन कॉज प्रीमेच्योर बर्थ इन द प्रेग्नेंट। अगर तो ये प्रेगनेंसी के अंदर हो जाए तो क्या होगा, प्रीमेच्योर बर्थ, यानी कि टाइम से पहले बर्थ हो जाएगी, लेबर पेन हो जाएंगे। अब लेस कॉमन एसटीडीज के अंदर क्या आता है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस कॉजेज पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन एंड अनट्रीटेड कैन रिजल्ट इन किडनी फेल। सिंपली क्या होगा, बर्निंग मिचुरेशन है, बार बार आपके पास पेशेंट आ रहा है, बर्निंग मिचुरेशन के साथ आ रहा है, और अगर उसने जस्ट एक हल्का फुल्का सा इन्फेक्शन देख के ट्रीटमेंट नहीं ली, पर्टिकुलर एंटीबायोटिक नहीं ली, लोकल एप्लीकेंट्स नहीं लिए, तो क्या होता है कि ये असेंडिंग इन्फेक्शन होता है, कहाँ चला जाएगा, सर्विक्स से ये ऊपर ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेटर, यूरेटर से किडनी तक जाके किडनी फेलियर तक चला जा सकता है। शैंक्रोइड, a large painful blister or ulcer which appear in the genital area may rupture।
अब शेंक्रोइड में क्या होता है, हर्पीज जोस्टर में क्या होता है, छोटे छोटे से ब्लिस्टर बनेंगे, नर्व एंडिंग जहाँ पे होगी वहाँ पे बनेंगे, पेनफुल होंगे। लेकिन शेंक्रोइड के अंदर क्या होता है कि लार्ज ब्लिस्टर बन रहे हैं, पेनफुल हैं, या अगर वो बर्स्ट हो जाते हैं तो वो अल्सर की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ग्रेन्युलोमा इंग्वेनिल causes the painless ulcer which enlarge and easily bleed। अब अगर हम शेंक्रोइड और ग्रेन्युलोमा इंग्वेनिल में डिफरेंस करें तो एक शेंक्रोइड के अंदर लार्ज और पेनफुल ब्लस्टर था, यहाँ पे भी अल्सर हैं, लार्ज हैं, लेकिन क्या है, पेनलेस हैं, और अगर इनको टच किया जाए तो क्या करेंगे, ब्लीड करेंगे। लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनम rare in the United States causes lesions, aching and abscess in the groin। अगर तो ये लीजन्स हो जाते हैं तो ये क्या कराएंगे, पेन होगा और एब्सेस फॉर्मेशन होगी कहाँ पे, ग्रोइन एरिया में। Molluscum contagiosum, the virus causes smooth shiny lesions which must be individually removed by a doctor। अब ये जिस तरह के लीजन्स कराएगा, शाइनी होंगे अपीयरेंस के अंदर, और वही टच करने से ब्लीड करेगा, पेनफुल होगा, इसीलिए इनको रिमूव करना भी ज़रूरी होता है, लेकिन आप खुद नहीं कर सकते, आपको डॉक्टर की ज़रूरत होती है और वो डॉक्टर ही रिमूव कर सकता है अगर अंडर लोकल एनेस्थीसिया। Mucopurulent cervicitis causes discharge from the cervix, can result in pelvic inflammatory disease or miscarriage in the pregnant woman। ज़्यादातर हमने देखा है कि अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज प्रेगनेंसी के अंदर होती है तो वो मिसकैरेज में या तो रिजल्ट करेगी या प्रीमेच्योर बर्थ के अंदर। नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस afflict men and causes urinary problem, can be caused by the chlamydia because it's not due to the gonorrhea, so it may be due to the chlamydia। अगर हम एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो एक सर्वे हुआ था 97 के अंदर, उसमें जितनी भी टोटल एसटीडीज के केसेस थे वहाँ पे न्यू केसेस, वो कितने थे, 333 मिलियन। उनमें देखा गया कि जो टॉप ऑफ द लिस्ट था वो कौन सा था, जेनेटल क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, जो कि 89 मिलियन था, और उसके बाद सेकंड पे था गनोरिया जो कि 62 मिलियन था। इसी तरह से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 30 मिलियन, उसके बाद जेनेटल हर्ब्स 20 मिलियन, सिफिलिस 20 मिलियन, 12 मिलियन एंड शेंक्रोइड 2 मिलियन। जब भी आप किसी डिजीज को डिफाइन करते हैं तो आप उस पर्सन, प्लेस, टाइम, इसी तरह से और एजेंट के बारे में बताते हैं। तो जो आपने क्लासिफिकेशन पहले पढ़ी अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिजम्स, वो सारे उसके एजेंट फैक्टर हैं। पर्टिकुलर एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग पर्टिकुलर अपीयरेंस और इन्फेक्शन, और इन सबको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसलिए कहा गया है क्योंकि जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है। जो भी सेक्सुअली एक्टिव होंगे उनके अंदर वो स्प्रेड हो सकती है। होस्ट फैक्टर की अगर हम बात करें, एज 15 टू 29 ईयर, इट मीन्स टीन एज और द रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है, जो कि इस टाइम पे रिप्रोडक्टिव एक्टिव होंगे। सेक्स, मेन मॉर्बिडिटी रेट जो है वो हाई है, वुमेन के अंदर मोर्टिलिटी रेट हाई है। मेन के अंदर क्या होगा कि जो मॉर्बिडिटी है वो ज़्यादा है, यानी कि वो इल होंगे, वहाँ पे कोई स्पेक्ट्रम होगा साइन सिम्टम्स का, लेकिन डेथ रेट इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन वुमेन के अंदर डेथ रेट ज़्यादा है, इस वजह से भी, क्योंकि जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो मास्क कर जाते हैं, वो कोई हल्का फुल्का सा यूटीआई को लेते हैं और वो जब तक जाके उसकी डेंजरस सिक्वेली डेवलप हो जाती है तब तक डेथ हो जाती है। मैरिटल स्टेटस के अंदर अगर हम देखें, फ्रीक्वेंसी इज हायर इन सिंगल, डिवोर्स्ड एंड सेपरेटेड पर्सन। सोशो इकोनॉमिक के अंदर लो क्लास के अंदर जहाँ पे हाइजीन कम है। डेमोग्राफिक फैक्टर, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इंक्रीज नंबर ऑफ द यंग पीपल, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, कि जो जो सेपरेट रहे हुए होते हैं या नए नए अगर वो उन्होंने अपना अर्बन माइग्रेशन की हुई होती है। इंक्रीज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द वुमेन, डिलेइंग मैरिजेस, क्योंकि हमारा इस्लाम कहता है ना कि जो एज अर्ली एज पॉसिबल कि मैरिजेस जो है वो हो जानी चाहिए, तो जितना हम डिले करेंगे उतना ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। सोशल फैक्टर, प्रोस्टिट्यूशन, एक प्रोस्टिट्यूट अगर इन्फेक्टेड है किसी भी किसी भी किस्म की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के साथ, तो वो क्या हार्बर कर रही है उस एजेंट को, और वो सिंगल सोर्स है, स्प्रेड करने के लिए काफ़ी है मल्टीपल पीपल को। किसी भी एक, उसने मेल को किया, वो मेल अपने घर जाएगा, वहाँ पे उसकी फीमेल है, वहाँ जाके उसको करेगा। इसी तरह उसने मल्टीपल मेल्स को किया, उन मेल्स ने फिर आगे चल के मल्टीपल फीमेल्स को किया, और ये चेन ऑफ इन्फेक्शन बिल्डअप हो जाएगा। ब्रोकन होम, डेथ, सेपरेशन ऑफ द पार्टनर, सेपरेटेड पार्टनर है तो जाहिर सी बात है वो भी इसी तरह से कोई इलीगल रिलेशन रखेंगे। सेक्सुअल डिसहार्मनी, सेपरेटेड पर्सन है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है विद द डिवोर्स्ड। इजी मनी मेकिंग, प्रोस्टिट्यूट हैं, इलिटरेट हैं, एजुकेशन नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, प्रोस्टिट्यूशन उनके लिए इजी
मनी मेकिंग है, तो इस वजह से अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल डिसरप्शन जैसे कि वॉर एंड सिविल अनरेस्ट होती है, इस तरह की चीज़ों में भी ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि हमने आर्मी में देखा है कि होमोसेक्सुअलिटी बढ़ जाती है, इसी तरह से वॉर्स के अंदर जो आर्म पर्सन होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो ये होमोसेक्सुअलिटी ये बढ़ जाती है, और होमोसेक्सुअलिटी इज सेल्फ लीड टू स्प्रेड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इंटरनेशनल ट्रैवल, अपने घर से दूर हैं, अल्कोहलिज्म। अच्छा जी, अब आप कंट्रोल किस तरह से करेंगे? ये तो सारे फैक्टर्स थे जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर स्प्रेड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब आपने इन्हें कंट्रोल किस तरह से करना है, तो हमें क्या करना होता है, अपना प्लान सेट करना है, अपने स्टेप्स हमने सेट करने हैं, जिसके ज़रिए हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी डिजीज़ के कंट्रोल को रोक सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी यहाँ कंट्रोल ऑफ एसिडी के लिए 4 स्टेप हम डिस्कस करेंगे। इनिशियल प्लानिंग, इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज, सपोर्ट कंपोनेंट, मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन। मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन की अगर हम बात करें तो इन दोनों के अंदर फ़र्क है। मॉनिटरिंग क्या होती है कि फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप अप टू द एंड आप स्टेप बाय स्टेप मॉनिटर करते जा रहे हैं उसको, हर स्टेप के ऊपर आपकी आई है और आपने उसे वॉच करना है और मॉनिटर करना है। एवेल्युएशन क्या होती है, अगर आपने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, आपने शुरू में डेटा ले लिया, इतना मैग्नीट्यूड था डिजीज़ का किसी का भी, फिर वो पूरा आपका जो भी प्लान था वो चला, उसके अंदर आपने पिक किए पेशेंट, आपने उन्हें ट्रीट किया, आपने लास्ट में देखा कि कितने क्योर हुए, कितने न्यू इन्फेक्टीज़ हैं, फिर आप जब एक पीरियड के बाद लास्ट में उसको चेक करते हैं, जो आपका चेक एंड बैलेंस होता है, वो आपके लिए एवेल्युएशन होता है, और ये हर प्लान का लास्ट स्टेप होता है। इनिशियल प्लानिंग के अंदर फर्दर हमने 4 स्टेप्स ले लिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपने इतना सारा प्लान बनाया है वो प्लान है किस चीज़ के लिए, प्रॉब्लम आपकी क्या है, प्रॉब्लम, टाइम, प्लेस, पर्सन, हर तरह से प्रिविलेंस कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना, सब आपको उस प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए। क्या उसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है कि हमें उसके लिए इतने ज़्यादा स्टेप्स उठाने चाहिए। नंबर 2, स्टेब्लिशिंग द प्रायोरिटीज़। आपने फर्स्ट क्या करना है, पहले आपने किसको ट्रीट करना है। अगर जैसे अभी हमने कोरोना का स्प्रेड हुआ था, उसमें बात की गई थी कि जो यंग एज पीपल हैं उनको बचाना प्रायोरिटी सेट की गई थी। यहाँ के आपके 60 प्लस एज के, क्योंकि वेंटिलेटर्स कम थे, 60 प्लस वालों को उन्होंने इतनी प्रायोरिटी नहीं दी थी जितनी कि उन्होंने यंग को दी थी। तो ये क्या होती है आपकी स्टेब्लिशिंग प्रायोरिटी, आपने पहले से प्रायोरिटीज़ को सेट करना होता है कि हमने ये करना है। सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, आप जो ये पूरा प्लान कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव है क्या, आप क्यों ये सारा कुछ कर रहे हैं। एंड कंसिडरिंग स्ट्रेटेजी, और आपने कौन सी स्ट्रेटेजी को इसके लिए अप्लाई करना है। जैसे अगर हम वही दोबारा से कोरोना की बात आके, जब हमारे पास पाकिस्तान में कोरोना स्टार्ट हुआ था, तो पहले क्या हुआ था कि हमने उन पेशेंट्स को देखना था जिनके पास ट्रैवलिंग हिस्ट्री थी। ट्रैवलिंग हिस्ट्री को हमने जब देखा, ये हमारी थी कि बस जो भी ट्रैवल हिस्ट्री के साथ होगा एयरपोर्ट पे या किधर भी बॉर्डर पे, हम पहले उनको टेस्ट करेंगे, उनको हम क्वारंटाइन करेंगे, उसके बाद हम किसी और को देखेंगे या उनके हम लिंक्स ट्रेस करेंगे। फिर क्या हुआ, फिर अब अपने केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अब हमने क्या करना है, अब हमने रैंडमली भी टेस्ट करना है। तो ये क्या होती है आपकी स्ट्रेटजीज होती हैं जो आप पहले से सेट करते हैं। अब प्रॉब्लम डेफिनेशन में क्या आता है, डिजीज प्रॉब्लम मस्ट बी डिफाइन इन टर्म ऑफ प्रिवलेंस, कि उसकी प्रिवलेंस, उसका नंबर, उसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा होना चाहिए, वो इतने ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है कि उसे जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए, वरना वो बड़ी पेंडेमिक बन सकता है। साइको सोशल कॉन्सिक्वेंसेज एंड अदर हेल्थ इफेक्ट बाय, जैसे कि ज्योग्राफिक एरिया एंड पॉपुलेशन ग्रुप विद एड ऑफ सीरो एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे एंड पॉपुलेशन। आप देखें कि ये कहाँ पे ज़्यादा है, हमने वहाँ जाके इसे देखना है। ठीक है, जैसे कि अभी लाड़काना के अंदर HIV का आउटब्रेक हुआ था, आउटब्रेक हुआ है लाड़काना के अंदर, प्लानिंग आप कर रहे हैं कहाँ पे, क्वेटा के अंदर, तो वो आपका तो वेन इन वेन हो गया ना, कोई उसका फायदा ही नहीं हुआ। तो आपने देखना है कि किस ज्योग्राफिक एरिया के अंदर ये डिजीज़ जो है वो स्प्रेड है, कौन सा पॉपुलेशन ग्रुप इस पे है, आया कि वो सोशो इकोनॉमिकली पुअर है, आया कि वो सोशो इकोनॉमिकली गुड है। तो आप इस तरह से करके उनको साइको सोशल कॉन्सिक्वेंसेज देख सकते हैं। एस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटीज़ के अंदर क्या होता है, रैशनल प्लानिंग, मैग्नीट्यूड आपने देखना है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या हो सकते हैं, फिजिबिलिटी ऑफ कंट्रोल, ये सब आप किसमें देखेंगे, प्रायोरिटी सेट के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने जो मैग्नीट्यूड है प्रॉब्लम का उसको हमने कम करना है, स्प्रेड को हमने कम करना है, डिजीज को हमने कंट्रोल करना है। कंसीडरिंग द स्ट्रेटजीज, प्लानर मस्ट डिफाइन द मिक्सचर ऑफ स्ट्रेटजी, कोई एक स्ट्रेटजी आपने नहीं देनी होती, बैकअप प्लान होते हैं। आपका मेन प्लान ये है, अगर इन केस ये फेल हो जाता है आपके पास सेकंड प्लान है, मल्टीपल आपने प्लान्स रखने होते हैं।
कुछ जो है वो उसमें से आपको लगता है कि हाँ ये काम करेंगे, उसमें से भी आपका मास्टर प्लान होगा, और देन अदर आपका जो साइड में भी होगा कि अगर ये फेल हो जाता है तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये होगा। इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज के अंदर क्या होता है, आप इंटरवेंट तब करेंगे जब आपको पता होगा कि कोई डिजीज है, एक पूरा ग्रुप है। अब आपने अगर इंटरवेंशन करनी है तो पहले आपने डिजीज को पिक करना होगा कि उसमें केस कौन सा है, तो वो आप किस तरह से करेंगे, स्क्रीनिंग के जरिए करेंगे, कंट्रोल ट्रेसिंग, क्लस्टर टेस्टिंग। स्क्रीनिंग हो गई, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो गई। स्क्रीनिंग हमने कैसे करी, जो हम अगर वही दोबारा कोरोना की बात करें कि जो भी भाई पहले पहले हमने कैसे करी कि जिनके पास भी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की हिस्ट्री है हम उनको स्क्रीन करेंगे। उनको स्क्रीन किया, अगर वो घर पे पहुंच चुके हैं तो उनके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं हमने उनको भी स्क्रीन किया। दूसरा जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इसी तरह से एक बंदा फॉर एग्जांपल ए जो है वो आए घर में रह रहे हैं, अब उनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन सबको स्क्रीन करें कि हो सकता है वो उनके कॉन्टैक्ट में तो उनको भी कोरोना हो जाए, जितने भी लोगों ने उन्हें विजिट किया उन्हें भी हम ट्रेस करेंगे। क्लस्टर ट्रेसिंग क्या होती है कि जब बहुत ज़्यादा पैमाने के ऊपर बढ़ जाती है, रैंडमली आप पूरे पूरे क्लस्टर को आप स्क्रीन कर रहे हैं। केस होल्डिंग एंड ट्रीटमेंट, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रीटमेंट, पर्सनल प्रोफाइलेक्सिस एंड हेल्थ एजुकेशन, ये सब क्या होते हैं इंटरवेंशन की स्टेप्स हैं। पूरा केस आपने ले लिया, आपको पता है कि इसको डिजीज है, हमने उसे आइसोलेट किया, हमने उसे ट्रीट किया। इसी तरह से पर्सनल प्रोफाइलेक्सिस, उसके जो कॉन्टैक्ट हैं उन्हें डिजीज नहीं भी, लेकिन आपने पहले से उनको प्रोफाइलेक्सिस के लिए ट्रीटमेंट दे दी कि ताकि उनको आगे चल के लगाए ना। और हेल्थ एजुकेशन, जैसे कि हम अगर दोबारा वो जो हमारा बर्निंग टॉपिक है कोरोना, दोबारा वहाँ पे चले जाते हैं, हेल्थ एजुकेशन हमने दे दी भी, आपने मास्क पहनना है। और सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के हिसाब से अगर हम बात करें, केस होल्डिंग आपको पता चल गया कि भाई जो से फॉर एग्जांपल जो एक्स पेशेंट है वो हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का पॉजिटिव है, आपने उसको ट्रेस किया, आपने उसे ट्रीट किया। अब हम उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसे करेंगे, अब हम उनको बताएंगे कि आपके जितने भी सेक्सुअल एक्टिव पार्टनर हैं उनको भी आपने ट्रीट कराना है। देयर विल बी नो एनी sexual contact with your partners, and if there is any contact then use of the barrier method or condom। पर्सनल प्रोफाइलेक्सिस क्या है, वही हमने अभी जो पहले बात करी कि हमने क्या करना है कि जो उनके पार्टनर हैं हमने साथ साथ उनको भी ट्रीटमेंट दे देनी है, और साथ में हमने क्या उसको बैरियर मेथड के लिए। हेल्थ एजुकेशन के लिए आप क्या बताएंगे, हाइजीन बताएंगे, उसके अलावा बैरियर मेथड की बताएंगे, साइन सिम्टम्स बताएंगे कि अगर इस तरह की चीज़ आपको लगती है तो आपने फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करना है। सपोर्ट कंपोनेंट में क्या आता है कि आप अब क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक पर्सनल डिजीज है, आप जो एरिया इन्फेक्ट हो रहा है वो आप पर्सनल एरिया है, आप उसको ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते, यू फील शाय टू डिस्कस विद एनी फिजिशियन, तो उसके लिए एक स्पेशल क्लिनिक्स होने चाहिए जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के स्पेशल क्लिनिक्स हैं, वो हमें बिल्डअप करने चाहिए जहाँ पे इस तरह की डिजीज़ के साथ जो सफ़र कर रहे हैं वो इजीली आके बात कर सकें। और उन क्लिनिक के साथ साथ क्या होना चाहिए, लैब सर्विसेज होने चाहिए, ताकि जो कुछ डिजीज़ हैं जिनको हम लैब्स के ज़रिए ही कंफर्म कर सकते हैं तो वो लैब की फैसिलिटी वहाँ पे मौजूद हो। प्राइमरी हेल्थ केयर, जो वहाँ पे आपको उनको प्राइमरी मेडिकेशंस देनी है वहाँ पे अवेलेबल हो। इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, किस तरह से आप अपना जो मैसेज है जो कि पर्सनल प्रोफाइलेक्सिस के हिसाब से या हेल्थ एजुकेशन हिसाब से वो आप उन तक पहुंचा सकें। जैसे कि HIV एड्स के लिए आजकल आपने देखा होगा जब लाड़काना में ये बहुत ज़्यादा केसेस जो है डिटेक्ट हुए थे तो एकदम से मल्टीमीडिया के ऊपर बताया जा रहा था कि आप रेज़र इस्तेमाल ना करें, जब भी आप बार्बर के पास जाएं तो आप न्यू रेज़र का इस्तेमाल करें, सिरिंजेस को डिस्कार्ड करें, अगर आपको नोज़ या ईयर पियर्स कराने हैं उस टाइम पे आप एहतियात करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर एहतियात करें। तो ये सब क्या था, इंफॉर्मेशन सिस्टम था, एजुकेशन थी, एजुकेट करने के लिए ताकि किसी भी डिजीज से आप बच सकें। लेजिस्लेशन, जैसे कहीं पे किसी किसी कंट्री के अंदर जो प्रोस्टिट्यूशन है वो बाकायदा लॉ एंड रेगुलेशन के थ्रू है, तो वहाँ पे उन्हें बताया जाता है कि आपने बैरियर मेथड को इस्तेमाल करना है। इस तरह से क्या होता है कि बेशक वो अपना उन्होंने वो पेशा जो है वो इख्तियार किया हुआ है, लेकिन स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को वहाँ पे रोक दिया गया है। सोशल वेलफेयर मेजर्स होने चाहिए। अब सोशल वेलफेयर मेजर जैसे कि अगर कोई कमा नहीं सकता, हमने पहले बात करी कि प्रोस्टिट्यूशन क्या है, इजी मनी मेकिंग है, तो इस तरह के हमारे पास जैसे हमारे पास ईदी है जहाँ पे क्या होता है कि जो फीमेल्स जिन्हें निकाल दिया जाता है या जिनके साथ कोई ना कोई ज्यादती की जाती है तो उन्हें ईदी में दे देते हैं, फिर वहाँ पे क्या होता है कि उनके लिए कुछ ना कुछ उनको जो आर्ट क्राफ्ट हो गई या कोई हुनर सिखाया जाता है ताकि वो अपने क्या करें गुजर बसर चला सकें। तो इस तरह से कुछ सोशल वेलफेयर मेजर्स होने चाहिए ताकि जो ये इलिटरेसी है या अनएम्प्लॉयमेंट है या अगर
पॉवर्टी है तो इन चीज़ों को रोक सके और ये दूसरी तरफ ना बढ़ सके। मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन, इफेक्टिव मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ द डिजीज ट्रेंड, हम देखें कि डिजीज़ का ट्रेंड क्या है, वो किस तरह से स्प्रेड कर रही है, और आगे चल के जब आपने ये प्लान इंट्रोड्यूस कराया, आपने उसका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इंट्रोड्यूस कराया, उसकी ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस कराई, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी, आपने हेल्थ एजुकेशन दी, उसके बाद ये आगे डिजीज़ स्प्रेड हुई या नहीं, या आपने क्या करना है, एवेलुएट करना है। अगर तो उसकी डिजीज़ के मैग्नीट्यूड में फ़र्क आया है और डिजीज़ कंट्रोल हो रही है, इट मीन्स कि आपकी प्लानिंग जो है वो सही जा रही है और आपने इसी को आगे चल के कंटिन्यू रखना है। और अगर आपके डिजीज़ के नंबर ऑफ डिजीज़ जो है मैग्नीट्यूड या प्रिवलेंस जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही और फर्दर इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स कि आपकी कहीं ना कहीं स्टेप में मिस्टेक है, आपका प्लान सही नहीं जा रहा है एंड यू हैव टू मूव टुवर्ड्स अनदर ऑप्शन। अच्छा जी, हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की बात कर रहे हैं, किस तरह से ये डिजीज़ जो हैं किसी भी बॉडी को हार्म कर सकती हैं, क्या क्या हो सकता है। डिस्चार्ज, एब्सेस, रैश, ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस कब, जबकि इन्फेक्टेड मदर प्रेगनेंसी के अंदर जो लेडी थी वो, हम किसकी बात करें, गोनोरिया निजेरिया की, निजेरिया गोनोरिया की, निजेरिया गोनोरिया से इन्फेक्टेड थी, डिस्चार्ज मौजूद था पेल्विक रीजन के अंदर, और जब बर्थ दी, नॉर्मल डिलीवरी स्पेशली, तो क्या हुआ, वो डिस्चार्ज जो था वो न्यू बॉर्न की आइज़ के अंदर चला गया, ऑर्गेनिज्म ने एंट्री ले ली न्यू बॉर्न की आइज़ के अंदर, और वहाँ जाके अगर वो अनट्रीटेड रहा, अगर वो डॉक्टर से मिस हो गया, तो वो क्या, ब्लाइंडनेस तक जा सकता है। इसी तरह से अर्थराइटिस ब्रेन, ये किसके अंदर होता है, ज़्यादातर सिफिलिस के अंदर, जहाँ हमने पहले बात की थी कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्प्रेड होता है। लिवर डैमेज, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, लोकली हमने बहुत सारी बात की थी गोनोरिया के अंदर, और हमने इसमें बात की थी क्लेमाइडिया के अंदर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, स्टेरिलिटी बोथ इन मेल एंड फीमेल, ट्यूबल प्रेगनेंसी, ट्यूबल प्रेगनेंसी कैसे होगी, जो हमने पहले बात की थी कि इन्फेक्शन जो है स्प्रेड हो गया ट्यूब्स तक, एब्सेस फॉर्मेशन हुई, एब्सेस फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ, फिब्रोसिस हो गया, जो ल्यूमिन ऑफ द ट्यूब था, फेलोपियन ट्यूब, वो क्या हो गया, नैरो हो गया या ब्लॉक हो गया, दोनों उसमें है। उसकी वजह से क्या हुआ कि जब वो ओवर प्रोड्यूस हुए और स्पर्म ने उसको फर्टिलाइज किया, तो वो अपनी जगह तक नहीं पहुंच सका, और ट्यूब के अंदर या अदर देन यूट्रस कहीं और एक्टॉपिक कोई प्रेगनेंसी हो गई या ट्यूबल प्रेगनेंसी हो गई। डिफॉर्मिटी ऑफ अडल्ट एंड न्यूबॉर्न, कैंसर जो हमने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एंड हेपेटाइटिस सी के अंदर बात की थी, डेथ जो कि इसमें ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, सिफिलिस, इन सब में डेथ हो जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। मिसकैरेज, स्टिलबॉर्न एंड प्रीमेच्योर बर्थ, इफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल इज pregnant, so it can lead to miscarriage, stillborn or the premature birth. किस तरह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो स्प्रेड होते हैं। यस, द रूट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, कि जब भी कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो ये स्प्रेड होंगे, लेकिन और किस किस तरह से, इसके अलावा किस किस तरह से। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर स्प्रेड इन सेवरल वेज बिसाइड सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसके साथ साथ भी और भी इनके रूट हो सकते हैं, जैसे स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एरिया इंक्लूडिंग थाई, स्क्रोटम, वुल्वा, पेनिस एंड एनस। जो अदर पार्टनर है उसको कहीं ना कहीं को लीजन, कोई एब्रेजन है, तो डिस्चार्ज जो है उन लीजन और एब्रेजन के जरिए अगर लग जाता है, ये ज़्यादातर किस में होगा, सिफिलिस के अंदर होगा या स्केबीज के अंदर होगा, तो क्या होगा कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के जरिए भी बाय टचिंग थाई, स्क्रोटम, वुल्वा, पेनिस और एनस स्प्रेड हो सकता है। टचिंग बिलो द वेस्ट इन्फेक्टेड एरिया, ओरल सेक्स इन्फेक्टेड जेनेटल टू माउथ और इन्फेक्टेड माउथ टू जेनेटल, किसिंग द इन्फेक्टेड माउथ एरिया जो किसमें, हर्पीस के अंदर मोस्ट कॉमन होता है। एनल सेक्स, आई इन्फेक्शन किसमें कॉमन है, गोनोरिया, क्लेमाइडिया एंड हर्पीस। ये हो सकता है कि इस तरह का कोई क्वेश्चन बीसीक्यूज के अंदर आ सके। आई इन्फेक्शन लाइक गोनोरिया, क्लेमाइडिया एंड हर्पीस, ओरल रीजन लाइक हर्पीस, सिफिलिस, गोनोरिया एंड हेपेटाइटिस बी। ज़्यादातर ये किसमें, ओरल जो है वो हर्पीस के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। फिंगर स्प्रेड टू सेल्फ और अदर, अगर वो मैस्टरबेशन वगैरह इस तरह की कोई एक्टिविटी है तो फिंगर के थ्रू भी अगर किसी और एरिया के ऊपर से फॉर एग्जांपल अगर आई को अटैच करते हैं या ओरल कैविटी को, तो इस तरह से भी स्प्रेड हो सकता है। जेनाइटल रीजन लाइक entire region can be infected especially for herpes, hp, human papillomavirus, syphilis, chancroid or others. अभी इंडिविजुअली इन सब के बारे में बात की गई है। HIV इज योर अनदर टॉपिक, तो ये सेपरेटली डिस्कस होगा आपके साथ। हम
हेपेटाइटिस की बात करते हैं। हेपेटाइटिस ए जो है वो इतना ज़्यादा नहीं, बी एंड सी जो है वो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। हेपेटाइटिस बी जो है वो डीएनए वायरस है, इंक्यूबेशन पीरियड 6 वीक्स टू 6 मंथ। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास वैक्सीन तो मौजूद है लेकिन ट्रीटमेंट कोई नहीं है। अगर कोई इन्फेक्टेड हो जाता है तो हम उसे सिम्टोमेटिकली तो ट्रीट कर सकते हैं लेकिन उसको कंप्लीट क्योर नहीं मिल सकता। इसी तरह से हेपेटाइटिस सी वायरस विच इज़ एन आरएनए वायरस, इंक्यूबेशन पीरियड इज सेम एज फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस 6 वीक टू 6 मंथ। सिमिलरली इसके लिए क्या है कि वैक्सीनेशन तो मौजूद नहीं है लेकिन ट्रीटमेंट इन फॉर्म ऑफ इंटरफेरॉन जो है वो मौजूद है और एंटीवायरल इसके लिए मौजूद है। ट्रांसमिशन किस किस तरीके से हो सकती है? हेपेटाइटिस बी और सी की कंटामिनेटेड आर्टिकल और फूड ड्रिंक, ये हेपेटाइटिस ए डी एंड ई के लिए इंपॉर्टेंट, हेपेटाइटिस ए एंड डी के लिए। इफ प्रेग्नेंट वुमेन तो हेपेटाइटिस ई उसके अंदर बहुत ज़्यादा फैटल हो जाता है। अच्छा, हेपेटाइटिस बी एंड सी फाउंड इन ब्लड, बाइल, ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा, सीमेन, टीयर ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। बट सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन रेट किसके अंदर है? ब्लड के अंदर एंड सीमेन के अंदर। किस किस तरीके से ये ट्रांसमिट हो सकता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यूज ऑफ द कंटेमिनेटेड सिरिंजेस, ब्लेड, रेजर, डेंटल प्रोसीजर्स फ्रॉम इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन टू ऑफस्प्रिंग, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। वेक्टर मस्कीटो के जरिए ये नहीं होता। एंड कैरियर इसके अंदर प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मीन्स एक पेशेंट है, ज़्यादातर कैरियर फीमेल होती हैं जो खुद तो कैरियर है, उनमें कोई साइन सिम्टम नहीं है लेकिन वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकती हैं। इसीलिए जब हम इनके लिए कोई भी आपने प्रोग्राम देखा होगा, अगर उस पर सोशल मीडिया पे या कहीं अगर आपको वार्निंग्स दी हुई होंगी तो पिक्टोरल या एड की फॉर्म में यही बताया गया होगा कि सेक्सुअल जो इंटरकोर्स है उसको प्रोटेक्शन के थ्रू, प्रॉपर प्रोटेक्शन के थ्रू किया जाए, बैरियर मेथड इस्तेमाल किया जाए, कोई भी लीगल ना हो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हर ट्रांसफ्यूजन को पहले जो है वो वेरीफाई किया जाए, टेस्ट किया जाए वर्नल डिजीज़ के लिए। अगर आप बार्बर के पास जा रहे हैं तो हमेशा आपने अपना न्यू रेज़र या ब्लेड लेना है, और अगर आप हॉस्पिटल में तो आपने हमेशा न्यू स्ट्रिंज लेनी है, उसको डिस्कार्ड करना है। डेंटल प्रोसीजर्स के लिए स्टरलाइजेशन लाजमी है। अगर आप कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करवाते हैं तो प्रॉपर स्टरलाइजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए। और प्रेग्नेंट वुमेन को स्क्रीन करना चाहिए, और अगर तो वो पॉजिटिव है तो ड्यूरिंग डिलीवरी ख्याल रखना चाहिए कि मिक्सिंग ऑफ द ब्लड ना हो सके। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? लिवर सिरोसिस एंड कैंसर। डायग्नोसिस आप सबको पता है हम किससे कर रहे हैं। एक तो हम उसकी पूरी हिस्ट्री होगी, उसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगी। लैब के अंदर हम देखेंगे एलएफटी के ज़रिए, पीसीआर के ज़रिए, एलाइजा के ज़रिए। हम जनाब, pelvic inflammatory disease usually caused by gonorrhea, chlamydia, can be other bacteria travel up through the cervix, through the uterus, through the fallopian tube and into the abdomen। इसको हम क्या कहते हैं? ascending infection भी कह सकते हैं। जो सर्विक्स से कहाँ? यूट्रस, एंड यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब से ये एब्डोमेन तक आ सकते हैं। द बैक्टीरिया कॉज पस, स्वेलिंग, स्कैरिंग एंड एडिशंस। और ये जो एडिशंस बनती हैं ट्यूब के अंदर, जो फिब्रोसिस होता है, जो स्कैरिंग होती है, यही आगे चल के क्या? इनफर्टिलिटी की वजह बनती है। इन्फेक्शन कैन बी सो सीवियर दैट हॉस्पिटलाइजेशन में बी नीडेड। ये नॉर्मल यूट्रस है। अब इसमें आपको क्या दिखाया गया है कि 70% जो ये येलो कलर है, 70% किसी सिम्टम के साथ होते ही नहीं है। आपको पता ही नहीं चलेगा, और वो साइलेंट एपिडेमिक होगा। उस इंडिविजुअल को पीआईडी है, वो दूसरे अपने सेक्सुअली एक्टिव पार्टनर को वो ट्रांसमिट कर रहा है, उस खुद सीरियस सिक्योली की तरफ जा रहा है लेकिन स्टिल एसिम्प्टोमेटिक है। सिम्टम कौन कौन से होते हैं? लॉन्गर एंड हैवियर पीरियड, पीरियड के अंदर मसला हो जाएगा। मोर क्रैम्पिंग ड्यूरिंग पीरियड, एबनॉर्मल म्यूकस डिस्चार्ज, जब आपका पेशेंट आएगा किसी भी डिस्चार्ज की कंप्लेन करेगा। पेन इन द लोअर एब्डोमेन, टायर्डनेस, वीकनेस, फीवर, चिल, नोजिया, वोमिटिंग एंड पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। अच्छा जी, हम क्यों बात कर रहे हैं कि ये जो है वो 15 to 25 ईयर के अंदर ज़्यादा है? इसके लिए क्या है कि जो टीनेज गर्ल्स होती हैं वो मोर एट रिस्क फॉर द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज देन द अडल्ट वुमेन, बिकॉज द टीनेजर्स सर्विक्स इज स्टिल मैच्योरिंग। वो मैच्योरिंग फेज के अंदर होती है। इट इज सॉफ्ट विद थिन म्यूकस एंड इज गुड इन्वायरमेंट फॉर द एसटीडी। इजीली जर्म्स जो है वो एक्सेस ले लेते हैं, उनको जो इन्वायरमेंट है उनकी ग्रोथ के लिए फिजिबल होता है और फुल ब्लोन हो जाता है। The adult woman cervix is tougher with thicker mucus and is less nourishing to the STD germs, so the STD can still occur. अब जो हमने पहले बात की थी कि स्टेरिलिटी कैसे कराती है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज,
जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर क्या होता है, लाइनिंग होती है जहाँ पे सीलिया मौजूद होते हैं। ये सीलिया क्या करवाते हैं, मूवमेंट कराते हैं एग की टुवर्ड्स द यूट्रस। जब स्कार फॉर्मेशन होती है या एडिशन होती है तो क्या होता है कि वो सीलिया जो हैं वो एट्रोफिड हो जाते हैं, एडिशन फॉर्मेशन हो जाती है, स्कैरिंग हो जाती है। तो जो ट्यूब है वो ब्लॉक भी हो सकती है या उसका ल्यूमेन नैरो हो जाता है और वो एग की एंट्री को या उसके पाथ को ब्लॉक कर देता है। इस वजह से क्या होता है कि जैसे ही स्पर्म आता है तो वहीं ट्यूब के अंदर या तो वो स्पर्म जो है वो एक तक पहुंच नहीं पाएगा, और अगर पहुंच भी जाता है तो क्या हो जाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी हो जाती है। ट्यूबल प्रेगनेंसी हमारे पास, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी हमारे पास जो है वो अक्यूट कंडीशन होती है। और इसमें ट्यूबल रप्चर का, क्योंकि ट्यूब जो है वो अप टू द 6 वीक तक की ही एम्ब्रियो को अपने अंदर ड्यू टू साइज वो रख सकती है। अगर इससे ज़्यादा एम्ब्रियो का साइज बढ़ेगा तो रप्चर हो जाएगा और ब्लीडिंग, सीवियर ब्लीडिंग होगी, ग्रॉस ब्लीडिंग होगी और हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की वजह से on the spot death हो सकती है. So it is an emergency. After PID, a woman is 10 times more likely to have a tubal pregnancy. If a fallopian tube are partially blocked by scar tissue, the tiny sperm may swim through, but the larger egg get stuck. Then the pregnancy may begin inside the tube instead of the uterus. As I have already tell you that the tube can stretch very much, and in 4 to 6 weeks it will rupture. This causes severe internal bleeding, shock and death unless the woman receive emergency surgery. गनोरिया किसकी वजह से हो रहा है, ऑर्गेनिज्म जो है वो नजेरिया गनोरिया, पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। अब ये देखें, 60% ऑफ द फीमेल डू नॉट नो दे हैव इट। 60% क्या है, एसिम्प्टोमेटिक है। 20 to 40% ऑफ द मेल डू नॉट नो दे हैव इट। मेल में क्या होते हैं, इसके प्रोफाउंड ऑब्वियस सिम्टम होते हैं, फॉर्म ऑफ डिस्चार्ज, पसी वाइट मिल्की डिस्चार्ज होता है। डज स्प्रेड टू द पार्टनर, डज डैमेज द बॉडी। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये पसी डिस्चार्ज है। ये देखें बिल्कुल थिक मिल्की वाइट सा। सिम्टम क्या है, 3 to 30 days आफ्टर कंटेक्ट विद इन्फेक्टेड पार्टनर सिम्टम डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। थिक वाइटिश डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द पेनिस और वजाइना, बर्निंग और पेन होता है ड्यूरिंग द यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, क्रैम्प इन द लोअर एब्डोमेन इन फीमेल्स, पेन और सेलिंग इन पेनिस और टेस्टिकल्स इन द मेल्स, सोर थ्रोट आफ्टर ऑरल सेक्स। अगर ऑरल सेक्स की गई है तो सोर थ्रोट हो सकता है। ये हमने जो पहले बात की थी न्यूबॉर्न के अंदर, ऑप्थेल्मिया न्यूनेटोरम जिस कंडीशन को कहा जाता है। ठीक है जी, ये क्या हुआ, एपिडेडिमस हो गया है ड्यू टू गोनोरिया की वजह से। स्पर्म कैरिंग ट्यूब्स के अंदर कैन लीड टू द स्टेरिलिटी, और इस तरह से मेल स्टेरिलिटी हो सकती है अगर एपिडेडिमस के अंदर स्कैरिंग और वही फिब्रोसिस और ये फोर आर्म के अंदर सोर्स हैं। 70% ऑफ द फीमेल क्लेमाइडिया की नो सिम्टम्स विदाउट एनी साइन एंड सिम्टम्स। 30% ऑफ मेल में ये एसिम्टोमेटिक रहता है। ये क्लेमाइडिया की पिक्चर है। अब वहाँ अब आपने देखा था गोनोरिया के अंदर कैसा था, वाइट मिल्की डिस्चार्ज था, यहाँ पे क्या है, थिन एंड वाटरी डिस्चार्ज है। ये इसकी स्किन लेजन्स हैं वुल्वा के अंदर, ये ग्रोइन एरिया के अंदर इसके लेजन्स हैं। सिम्टम्स में क्या है, मेल के अंदर थिन वाटरी और मिल्की डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस, पेन और बर्निंग मैचुरेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, frequent urge to urinate may only occur in the morning, could be ignored। ठीक है, फीमेल्स में क्या, heavier vaginal discharge may be yellowish, pain or burning during maturation, frequent urge to urinate, pain or cramp in abdominal or abnormal bleeding। ज़्यादातर जो हमारे पास PID ये इन्फेक्शन होते हैं वो आपके पास पेशेंट क्यों आएंगे, या तो उनको ये होगा कि उनको इचिंग या बर्निंग मैचुरेशन है, ये कंप्लेन के साथ आएंगे, या उनके पीरियड्स के साथ प्रॉब्लम होगी कि हैवियर पीरियड्स हो रहे हैं। तो यही जो है वो उनकी की होती है रूल आउट करने के लिए डायग्नोसिस को। हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं क्लेमाइडिया के, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एपिडेडिमस एंड स्टेरिलिटी, मेल एंड फीमेल, न्यूबॉर्न एंड एडल्ट में निमोनिया, स्लो रिकवरी, ऑफन हैव क्रोनिक ब्रोंकाइटिस लॉन्ग आफ्टरवर्ड। न्यूबॉर्न के अंदर आई इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। अडल्ट के अंदर क्या होगा, स्प्रेड फ्रॉम जेनिटल टू आई बाय
फिंगर और हैंड्स कैन कॉज ब्लाइंडनेस। थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है अगर ओरल सेक्स की गई है, रेक्टल इन्फेक्शन हो सकता है अगर एनल सेक्स की गई है। और रेटर सिम्टम्स जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, अर्थराइटिस लाइक जॉइंट पेन होगा, आईलिड की स्वेलिंग होगी एंड स्किन रैश होंगे। ये क्या होता है, ट्रायो होता है। ये 3 सिम्टम्स आप में अगर मौजूद हैं और अगर क्लेमाइडिया से इन्फेक्टेड हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेटर सिंड्रोम कहते हैं। सिफिलिस, स्पायरोशेप बैक्टीरिया जिसको हम स्पायरोशीट कहते हैं, ये जो है सिफिलिस कराता है। इसमें क्या है कि 50% ऑफ द पीपल डोंट नो दैट दे हैव सिफिलिस। सिम्टम्स में बी माइल्ड और पेनलेस और नियरली इनविजिबल। पीपल में नॉट नोटिस और मे थिंक देयर इज नथिंग सीरियस। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, सोर थ्रोट सोर्स हो सकते हैं, रैशेज हो सकता है। और इसके अलावा क्या होता है, अगर वो बिटवीन द थर्ड स्टेज ऑफ द डिजीज अगर है, सो पीपल मे थिंक दे आर ओके। थर्ड स्टेज तक उन्हें पता नहीं चलता कि उनके साथ क्या चल रहा है, और जब वो सीरियस सीक्वेली की तरफ आता है फिर पता चलता है कि इतना ज़्यादा कंटेजियस डिजीज़ है। ये फर्स्ट स्टेज सिफिलिस है, 10 to 90 डेज के अंदर होगा कॉन्टैक्ट में। पेनलेस सोर्स होंगे, अल्सर्स होंगे विच में अपेयर कॉल्ड द शैंकर्स। इसको हम क्या कहते हैं, शैंकर्स भी कहते हैं इन अल्सर्स को। दे डू नॉट हर्ट एंड मे नॉट बी नोटिस्ड स्पेशली इफ अनसीन। यानी कि अगर ये वजाइना के अंदर या सर्विक्स के अंदर या माउथ में या थ्रोट में होंगे जहाँ हमें नज़र नहीं आ रहे हैं तो ये कुछ करवाते भी नहीं, इस वजह से नोटिस भी नहीं होते। दे कैन अपेयर एनीवेयर दैट द स्पायरोशीट एंटर्ड अ म्यूकस मेम्ब्रेन और ब्रेक इन द स्किन। अगर कोई स्किन में ब्रेक है या कहीं भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ से एंट्री ले सकते हैं और बॉडी में एंटर हो सकते हैं। सेकंड स्टेज के अंदर क्या होता है, ये 2 वीक्स to 6 मंथ के बाद होता है। शंकर की अपेयरेंस के 2 वीक्स to 6 मंथ के अंदर अंदर ये डेवलप हो जाता है सेकंड स्टेज। और इसमें क्या होता है, इसकी अगर इस स्टेज पे भी आपने ट्रीटमेंट कर ली तो ये रिजॉल्व हो सकता है। इसमें क्या होगा, रैश होंगे हैंड एंड फीट के ऊपर, ओवर इंटायर बॉडी, वुल्वा के ऊपर लीजन्स हो सकते हैं, टंग के ऊपर इस तरह के लीजन्स हो सकते हैं। ये टंग के लीजन्स हैं। थर्ड स्टेज जो होता है मे बी मेनी ईयर्स लेटर नो लॉन्गर क्यूरेबल एट दिस, और अगर इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो फिर क्योर नहीं है। सिफिलिस कैन अफेक्ट एंड डैमेज ऑल द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर के अंदर चला जाएगा, डैमेज द हार्ट, एओर्टा एंड कॉजेज द हैंड्रिंग डिस्टॉर्शन, अल्सरेशन कैन लीड टू रप्चर, हेमरेज एंड डेथ। ब्रेन डैमेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से हेडेक, डिजीनेस, ब्लड विजन, पैरालिसिस एंड कैन लीड टू इंसैनिटी, पागलपन की तरफ चले जाएंगे। स्किन डैमेज, जिसमें क्या बनता है कि स्किन के अंदर गुमेटा फॉर्मेशन हो जाती है। लार्ज ओपन सोर्स होते हैं विच आर स्लो टू हील। सिफिलिस कैन आल्सो डैमेज द बोन्स। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को है तो कंजेनाइटल सिफिलिस न्यूबॉर्न के अंदर हो सकता है। मदर टू बेबी वर्टिकल ट्रांसमिशन, इसमें क्या क्या हो सकती हैं, मिसकैरेज हो सकता है, ठीक है, स्टिल बर्थ हो सकती है, मेनिंजाइटिस न्यूबॉर्न को हो सकता है, कन्वर्जेंस हो सकती है न्यूबॉर्न को, ब्लाइंडनेस हो सकती है न्यूबॉर्न को, किसी भी किस्म की डिफॉर्मिटी, फेस की, नोज की, टीथ की, जॉ की, लेग बोन की किसी भी किस्म की डिफॉर्मिटी न्यूबॉर्न में हो सकती है। इन लार्ज लिवर एंड स्प्लीन न्यूबॉर्न में हो सकता है। हाइड्रोसेफलस हो सकता है, मेंटल टार्डेशन, स्किन रेशेस, इवन डेफनेस भी हो सकती है। ये बॉडी के ऊपर, ओवरऑल बॉडी के ऊपर है। शैंक्राइड, अब जो ट्रीटमेंट है वो क्या है कि बैक्टीरियल एसटीडीज अगर हैं तो आप क्लिनिक पे जाएंगे, एंटीबायोटिक होगी, उसको ज़रूर देंगे, लोकल एप्लीकेंट देंगे मेडिकेशन के लिए। सारी की सारी मेडिकेशन उनको जो लेंगे, पीरियोडिक चेकअप्स होंगे, ठीक है जी, फॉलोअप होगा उसका। आप उनको ज़रूर गाइड करेंगे कि डोंट हैव सेक्स और एब्सटेन फ्रॉम सेक्स या एनी सेक्सुअल एक्टिविटी। लेकिन अगर फिर भी हैं तो फिर आप बैरियर मेथड इस्तेमाल करें। हैव योर पार्टनर टेस्टेड, और अपने पार्टनर का भी टेस्ट कराएं और उसको भी ट्रीट कराएं एट द सेम टाइम। दोनों की ट्रीटमेंट साथ साथ चलेगी, नहीं तो क्या होगा कि ये एक चेन चलती रहेगी। आपने उसे ट्रीट किया, उसका पार्टनर इन्फेक्टेड है, जैसे ही कोई इस तरह का एपिसोड होगा तो दोबारा से इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये कुछ वायरल हैं, हर्पीज जूस्टर की बात हो रही है, हर्पीज की। ब्लिस्टर या रैश होंगे, फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, पेनफुल यूरिनेशन होगी। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर ये आगे चल के कैंसर में डेवलप हो जाता है, कार्सिनोमा सर्विक्स करवाता है एंड पेनिस। इस तरह के जो हमने पहले लीजन देखे थे, जो हम बात कर रहे थे कि जेनेटल वार्ड्स जो बन जाते हैं, इस तरह के जेनेटल वार्ड बनते हैं।
ये फ्लैट भी हो सकते हैं, रेस्ड भी हो सकते हैं, टिनी भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं, कॉलीफ्लावर लाइक भी हो सकते हैं। ठीक है जी, हैंगिंग भी हो सकते हैं, और जिस तरह से कॉलीफ्लावर होता है वेब लाइक इस तरह से भी हो सकते हैं। ये देखिए जी। और इसमें जो मेन बात आती है वो क्या होती है, जब आपको जेनेटल वार्ड्स होते हैं तो पेशेंट आएगा, वो मेन जो आपको ट्रिगरिंग पॉइंट बताएगा वो क्या कहेंगे, पेनफुल इंटरकोर्स, और समथिंग उसे फील होगी एट द जेनेटल एरिया। वायरल एसिडीज जितनी भी हैं अंडर सेम अम्ब्रेला ट्रीट की जाएंगी, सी या डॉक्टर और क्लिनिक बोथ पार्टनर्स को एट द सेम टाइम ट्रीटमेंट लेनी है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा कि रिलीफ इन्वॉल्व्स रिलीविंग द सिम्टम्स, कोई क्योर नहीं होगी, वायरस विल रिमेन इन द बॉडी फॉर लाइफ, रैशेस कैन बी सूद, wart can be removed, pain can be relieved, but the symptoms may return later, off and on, for the rest of your life. That was all about the sexually transmitted disease. Hope you will understand the lecture.